नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बड़िए आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 6 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए 5 टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने टेलीग्राम चैनल के लिंक रखी हुई। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के PDF मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि हम लेक्चर के एंड में MCQs को सॉल्व करते हैं, जो भी आज के लेक्चर से रिलेटेड टॉपिक्स है उस पे। और आपको पता है MCQs सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज जो पढ़ोगे उसे अप्लाई करना है, MCQs को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। जो हमें सबसे पहली न्यूज़ देखने मिल रही है 6 मार्च 2024 की, वो है ब्लैक सी को लेके, और इसका सिलेबस जाता है ज्योग्राफी में। आपको ये बता दूं कि यूक्रेन ने ट्यूसडे को ये कहा था कि उनके जो फोर्सेस है उन्होंने रशियन मिलिट्री की एक पेट्रोल शिप थी जो पेट्रोलिंग कर रही थी ब्लैक सी में, उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। और हम कहेंगे कि ये जो एरिया था वो एनेक्स्ड क्रीमिया था, यानी जो एनेक्स किया हुआ एरिया है, अपने कब्जे में लिया हुआ क्रीमिया का एरिया ये था। तो ये लेटेस्ट नेवल अटैक है जो मॉस्को की किसी शिप पे किया गया है, एक बहुत ही की वाटरवे पे, यानी आप देख सकते हो सीधा ब्लैक सी में। तो ये सबसे मेन एक न्यूज़ बन गई है। और बैकग्राउंड में अगर जाओगे तो ब्लैक सी जो होता है ये बहुत बड़ा बैकग्राउंड बना हुआ है, बैटल ग्राउंड बना हुआ है, सॉरी। 2 साल का वॉर जब से चल रहा है रशिया और यूक्रेन में, तो सबसे ज़्यादा वॉर इसी सी पे लड़े जा रहे हैं, ब्लैक सी पे। तो ब्लैक सी को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है हमारे लिए। देखिए मैं आपको मैप में ब्लैक सी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैप है, यहाँ पे आपको यूक्रेन देखने मिल रहा है, ये ब्लैक सी है, ये रशिया है, ये जॉर्जिया है, यहाँ बुल्गारिया है, बुल्गारिया के अलावा रोमानिया है। यानी आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एरिया जो है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो होती है वो कहीं ना कहीं ब्लैक सी के ही किनारे सिचुएटेड है, इसलिए ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सी माना जा रहा है। और यहाँ पे तो बैटल बहुत लंबे समय से चल रहा है। अब ब्लैक सी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ब्लैक सी में मैंने तो आपको जैसे मैप में दिखा दिया है कौन कौन सी कंट्री लग के, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। वैसे आपको जो जो चीज़ों पे क्वेश्चन अब बन सकता है प्री में, वो सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊंगा। जो ब्लैक सी है उसमें जो देश लग के वो है बल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रशिया, टर्की और यूक्रेन। ब्लैक सी जो होता है उसमें जो भी रिवर्स आके मिलती है, आपको पता है कि समुद्र में रिवर्स आके मिलती है, वो मेन रिवर्स है डैन्यूबे, नाइपर और नाइस्टर। ये 3 रिवर जो होता है ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको याद रखना। अगला है कुछ स्ट्रेट्स। स्ट्रेट यानी क्या? स्ट्रेट यानी एक नैरो वाटर बॉडी, एक नैरो वाटर बॉडी यानी स्ट्रेट। और नैरो वाटर बॉडी जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं, वो वाटर बॉडी को, नैरो वाटर बॉडी को स्ट्रेट कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको 3 स्ट्रेट्स देखने मिलते हैं। एक है बॉस्फोरस स्ट्रेट, दूसरा है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स और तीसरा है केर्च स्ट्रेट। अब आपको बता दूं कि बॉस्फोरस स्ट्रेट जो होता है ये मैं आपको सभी मैप में दिखाने वाला हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। मैप में जब हम जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो देखने मिलता है ये सी ऑफ मार्मरा है, यानी आप देखिए ये है सी ऑफ मार्मरा, ये है ब्लैक सी, ये है सी ऑफ एजो और ये है एजियन सी। अब आप जब यहाँ से आओगे ब्लैक सी, तो यहाँ से जो नैरो वाटर बॉडी जो कनेक्ट करती है सी ऑफ मार्मरा और ब्लैक सी को, उसे बॉस्फोरस स्ट्रेट कहा जाता है। अगला ये वाली नैरो वाटर बॉडी देखिए जो एजियन सी को सी ऑफ मार्मरा से कनेक्ट कर रही है। पानी देखा तो ब्लैक सी का ही आ रहा है सी ऑफ मार्मरा को, और वही पानी एजियन सी को जा रहा है, तो ये इसको भी कनेक्ट कर रही है। तो ये जो है इसको कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स। और यहाँ पे जो आपको ये देखने मिल रहा है ये वाली वाटर बॉडी, ये है केर्च। तो केर्च स्ट्रेट भी आपको देखने मिलता है जो ब्लैक सी को सी ऑफ एजो से कनेक्ट करता है। तो ये चीज़ें अच्छे से याद रखनी है आपको, बहुत अच्छे से। तो ब्लैक सी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशियंट रहेगी, याद रखना, क्योंकि ब्लैक सी न्यूज़ में आ गया तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था एनडीटीवी। अब हमें अगला जो करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है आर्टिकल 371 को लेके, ए से जे तक के यहाँ पे आपको कुछ प्रोविजंस देखने मिलते हैं आर्टिकल 371 में। तो आर्टिकल आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, और कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो सिलेबस पॉलिटी में चले गया। अब सबसे पहले यहाँ पे हुआ क्या है, तो यहाँ पे लद्दाख में काफ़ी प्रोटेस्ट चले। अब ये प्रोटेस्ट के चलते जो सेंटर हो रहा है वो सोच रहा है कि हम अभी 371 आर्टिकल जो है वो अप्लाई कर देंगे। वैसे जो प्रोविजंस है यानी प्रोटेक्शन मिलती है, 371 आर्टिकल क्या है अभी हम देखेंगे, बट 371 आर्टिकल से आपके स्टेट को प्रोटेक्शन मिलती है। तो लद्दाख में जो भी प्रोटेस्ट चले उसके चलते सेंटर अब सोच रहा है कि 371 ये हम लद्दाख पे भी अप्लाई कर दे और उसको भी अच्छा प्रोटेक्शन दे दे। बैकग्राउंड में जाओगे तो लद्दाख में काफ़ी मैसिव प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वहाँ पे मांगा जा रहा है कि एक तो स्टेटहुड दिया जाए, स्टेट बनाया जाए, लेजिस्लेचर यहाँ पे फॉर्म किया जाए, और 6 शेड्यूल में भी इसे डाला गया।
ये डाला जाए, ये चीज़ें यहाँ पे कही गई है अपार्ट फ्रॉम कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा एनवायरमेंट भी खराब हो रहा है जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके चलते। तो 371 आर्टिकल जो है ये न्यूज़ में आ गया। अब हम देखते हैं था आर्टिकल 371 है क्या, जिसमें ए से जे तक सब आपको यहाँ पे क्लॉजेस देखने मिलेंगे। तो अमेंडमेंट्स इतने सारे हैं, सो ए से जे 371 ए बी सी डी ऐसे करके जे तक है। तो सबसे पहले 371 ए टू जे क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। आर्टिकल 371 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसी भी जो स्टेट है उसको स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र को इसमें इंक्लूड करा दिया गया 371 में, तो महाराष्ट्र के कुछ एरिया को स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किया जाएगा जिससे उसका स्पेशल डेवलपमेंट हो सकता है। और ये जो भी दिया गया है ये टोटल कुल मिला के 11 स्टेट्स को अब तक मिल चुका है और इसमें 6 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के हैं। अब आगे हुआ कि आगे और आपको चीज़ें बता दूं कि आर्टिकल 371 की शुरुआत आर्टिकल 369 से ही हो जाती है। आर्टिकल 369 थ्रू 392 ये कहता है सबसे पहले कि कुछ उसमें से रिमूव हो गए हैं, बट ये यहाँ कहा गया है कि 369 के चलते, जो कि पार्ट 21 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, वहाँ पे टाइटल है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल पावर्स। तो आप टेम्पररी कुछ पावर्स दे सकते हैं, ट्रांजिशनल कुछ पावर दे सकते हैं, या स्पेशल प्रोविजंस किसी भी स्टेट को दिए जा सकते हैं। तो जैसे आर्टिकल इसी चीज़ के चलते आर्टिकल 370 रखा था जिसमें टेम्पररी प्रोविजंस दिए थे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, जिसको रिपील कर दिया गया, जिसको रिमूव कर दिया गया था 2019 में। उसी की तरह आर्टिकल 371 ए, 371, 371 बी, 371 सी, डी, ई, एफ, जी एच और जी एच आई जे जितने भी आपको देखने मिलते हैं, तो जी एच और जे जो आपको देखने मिलते हैं इसमें स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं किसी दूसरे स्टेट्स को, जम्मू और कश्मीर को छोड़ के। आर्टिकल 371 और आर्टिकल 370 और 371 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जब वो बनाया गया तब से, जनवरी 26 1951 से। 371 ए से 371 जे तक के जो आर्टिकल्स है उसको बाद में डाला गया, बट ये सब जो है 370 और 371 ये पहले से है। जैसे कि आपको पता होगा जब भी आप कोई नए आर्टिकल डालते हो तो उसे इस तरह से तो पहले से लिखा होता है, बट उसमें आप ए लगाते हो, फिर से आप अमेंडमेंट करते हो तो आप बी लगाते हो। इस तरह से ये अमेंडमेंट बाद में, और ये लोग बाद में आए बाकी स्टेट्स। तो आर्टिकल 371 जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात जो स्टेट है इनको स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। स्पेशल प्रोविजंस मिलने से आपका डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे के डेवलपमेंट का विचार किया जाता है आपके स्टेट के पिछड़े हुए एरिया को। आर्टिकल 371 ई जो है ये 13th अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया 1962 में, नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है। तो हम कहेंगे कि एक एग्रीमेंट हुआ था सेंटर और नागा लोगों के बीच में 1960, और इस कारण नागालैंड को बनाया गया था 1963 में। पार्लियामेंट जो होता है वो कुछ जो मैटर्स है नागा रिलीजन के, नागा के जो रिलीजन है या उनकी जो सोशल प्रैक्टिस है उसकी, या उनके जो भी कस्टमरी लॉ है, जो पहले से उनके कस्टम्स वाले लॉ चले आ रहे हैं, या उनके जो भी प्रोसीजर है, या फिर वो जैसे भी न्याय देते हैं, ये सब चीज़ों के बीच में लॉ नहीं बनाता है पार्लियामेंट डायरेक्टली। ये एग्रीमेंट था, यही उसको स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड किया गया नागालैंड को कि सेंटर आपके ऊपर ये चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं डाल सकता है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे हुई थी। तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं कस्टमरी या फिर ओनरशिप या फिर लैंड ट्रांसफ़र करने के राइट हो गए, ये कुछ भी सेंटर खुद से नहीं कर सकता है जब तक वो स्टेट असेंबली को पूछ ना ले। तो सेंटर को हमेशा नागालैंड को पूछने की ज़रूरत होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर वो नागालैंड के इन चीज़ों के ऊपर, नागा लोगों के रिलीजन के ऊपर या नागा लोगों के कस्टम्स के ऊपर कोई लॉ बना रहा है तो ये 371 ए में दिया है। 371 बी जो है वो 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1969 से डाला गया था, और यहाँ पे आसाम के लिए स्पेशल प्रोविजंस है। ये अच्छे से याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं आपको इस टाइम पे, यानी आपको देखोगे तो आर्टिकल्स और उनके रिलेटेड स्टेट्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं। आर्टिकल 371 सी जो है ये मणिपुर के लिए है। आर्टिकल 371 डी और ई जो है ये आंध्र प्रदेश के लिए है। 371 एफ जो है ये 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 से डाला गया था, और ये है सिक्किम के लिए। 371 जी जो है ये 53rd अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया था 1986 के, और ये है मिजोरम के लिए। आर्टिकल 371 एच जो है ये 55th अमेंडमेंट एक्ट 1986 से डाला गया था, और ये है अरुणाचल प्रदेश के लिए। 371 आई जो है ये गोवा के से डील करता है, बट इसमें कोई भी अलग से प्रोविजंस नहीं है। तो हम कहेंगे कि इनको स्पेशल कहने जैसे कोई प्रोविजंस आपको इसमें नहीं दिखते, बस कुछ हम कहेंगे सीट्स को लेके कि इतनी इतनी सीट्स रहनी चाहिए गोवा के लेजिस्लेटिव असेंबली में। 371 जे जो ये 98th अमेंडमेंट एक्ट 2012 से डाला गया था, और ये कर्नाटक को भी स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। इस तरह से
ए से लेके जे तक के कुछ आर्टिकल्स हमें देखने मिलते हैं। आपको ये अच्छे से याद रखना है, लिख के रखिए अभी के अभी कहीं, और ये अच्छे से लिख के उसको पढ़िए और उसको याद रखने की पूरी कोशिश करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, सोचिए क्वेश्चन आया तो आपका 2 मार्क जो है वो फिक्स हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा होगा ये चीज़ें याद रखो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यानी आपको ये बता दूं कि एग्जाम्पल्स या डिटेल्स ऑफ प्रोविजंस फॉर सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जैसे 371G जो ये 53rd अमेंडमेंट एक्ट 1986 से डाला गया था मिजोरम के लिए। यानी पार्लियामेंट जो होता है वो बिना असेंबली को पूछे जो मिजो लोगों का रिलीजन या उनके सोशल प्रैक्टिसेस या जो भी चीज़ें मैंने ऊपर बताई थी आपको, नागा लोगों को की जैसे वो चेंज नहीं कर सकता है, वैसे सेंटर मिजो लोगों का भी चेंज नहीं कर सकता है। 371E को देखा गया तो 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 से डाला गया था नागालैंड के लिए। इसमें भी पार्लियामेंट जो होता है नागा रिलीजन और उनके सोशल प्रैक्टिसेस, कस्टमरी लॉ या फिर उनके जस्टिस देने के तरीके, ट्रांसफर ऑफ लैंड, इसके लिए लॉ नहीं बना सकता है किसको पूछे बिना, तो स्टेट असेंबली को पूछे बिना। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। इस तरह से काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स है इसमें अलग अलग चीज़ें दी है डिटेल में, तो वो तो हम डिटेल में पॉलिटी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। तो ये आपको अच्छे से वो वीडियो को देख के, उस लेक्चर को देख के आपको याद रखना है हर चीज़ को अच्छे से। तो ये जो करंट अफेयर था ये स्पेशल प्रोविजन को लेके, आर्टिकल 371 को लेके जो न्यूज़ में रहा है लद्दाख के प्रोटेस्ट के कारण, इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। आगे जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लेकर, और इसका सिलेबस जाता है पॉलिटी में। रिसेंटली हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो उन्होंने एक कंटेम्प्ट नोटिस पास की है, एक हम कहेंगे कि एक नोटिस को पास किया, एक इंटरिम ऑर्डर को पास किया। इंटरिम यानी हम कहेंगे टेम्प्ररी एक ऑर्डर पास किया गया, जब तक केस चलती रहेगी तब तक एक ऑर्डर कोर्ट पास करता है, तो उस तरह की यहाँ पे कुछ ना कुछ पास किया गया है। उन्होंने कहा है कि बैन लगाया जाएगा एडवर्टाइजमेंट्स पे, जो पतंजलि आयुर्वेदिक मेडिसिन की ऐड है उसको बैन कर दिया जाए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 हम कहेंगे क्लॉज 20 सब क्लॉज 28 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, एडवर्टाइजमेंट जो है वो मिसलीड नहीं करनी चाहिए आपको, वहाँ कोई फॉल्स गारंटी नहीं देनी चाहिए आपने अपने कंज्यूमर्स को, और मिसलीड नहीं करना चाहिए कि आपका जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका नेचर कैसा है, वो सब्सटेंस क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में झूठी एडवर्टाइजमेंट्स आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो 2019 में ये बनाया गया था, और आपको ये बता दूं कि इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव लेजिस्लेशन जो है वो आपको देखने मिलता है एनेक्टेड इन इंडिया, जिससे राइट्स और इंटरेस्ट जो है कंज्यूमर के वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट होते हैं। अब देखिए कंज्यूमर होता कौन है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब ये न्यूज़ में आ गया तो हमें तो देखना पड़ेगा कि ये सब में क्या दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। सबसे पहले वहाँ पे डेफिनेशन दी है कंज्यूमर की, एक ग्राहक या कंज्यूमर होता कौन है। तो कंज्यूमर कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो क्या क्या करता है, कोई भी गुड्स खरीदता है या कोई भी सर्विस को अवेल करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जो गुड्स को यूज़ करता है विद कंसेंट ऑफ बायर, बायर को पूछ के वो गुड्स को यूज़ कर रहा है, वो कंज्यूमर होता है, बिना पूछे नहीं कर रहा है। हाँ, तो आप ज़बरदस्ती कोई भी गुड्स को यूज़ नहीं कर रहे हो, पूछ के कर रहे हो जहाँ से भी जिसके भी है उसको। हायर कर रहे हो या फिर कोई भी सर्विस अवेल कर रहे हो, कोई भी पैसे दे के, कुछ कंसिडरेशन दे के, वो पैसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट जनरली पैसे ही होता है। तो हम कहेंगे कि कोई सर्विस हायर करना या कोई सर्विस अवेल कर लेना। यहाँ पे लीगल हियर्स भी आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंज्यूमर्स भी आते हैं। लीगल हियर्स यानी एक ए नाम का पर्सन है, उसके डेथ के बाद जो भी उसकी जगह लेगा वो पर्सन, या फिर हम कहेंगे इनके रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो भी इसमें आ गए। तो ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर होते हैं। तो ये सब चीज़ें अब आपको जब पता चलती है तो यहाँ कंज्यूमर के राइट्स क्या है सबसे पहले हम जान लेना हमें ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना जागो ग्राहक जागो। आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए क्या है। पहला आपका राइट है राइट टू सेफ्टी। कोई भी हजार्डस, कोई भी हानिकारक गुड्स और सर्विसेज जब आप ले रहे हो तो आपको उसकी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, फुल प्रोटेक्शन उससे आपको मिलनी चाहिए। हम कहेंगे कि उससे आपको राइट टू सेफ्टी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर लिखा रहेगा एक्सेस एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तीसरा है राइट टू चूज़। राइट टू चूज़ यानी वेराइटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज में से आपको जो अच्छी लगे वो आप चूज़ कर सकते हो। अगला आपको राइट टू रिड्रेसल। जब भी आपको कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, गलत व्यापार होते हुए दिख रहा है या डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो आप वहाँ पे कंप्लेंट्स भी रजिस्टर कर सकते हो, वहाँ पे रिड्रेसल भी आप मांग सकते हो। उसके बाद है फिफ्थ वाला, वो है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। आपको इन्फॉर्म्ड रहने का, अपने राइट्स के और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ये भी अधिकार है। आपको पता होने चाहिए आपके राइट्स और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगला अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो होती है ये क्या होती है। अब यहाँ पे ऊपर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहा,
तो ये जो एक्ट होता है प्रोहिबिट करता है कि गलत अनफेयर गलत प्रैक्टिसेस ना हो, जैसे कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, गलत गलत कुछ लिखा ना हो एडवर्टाइजमेंट्स में, या गलत दावा ना कर रही हो, फॉल्स क्लेम्स नहीं रहने चाहिए, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आप देखोगे तो अनफेयर टर्म्स कंज्यूमर पे लगानी नहीं चाहिए वो प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, डिफेक्टिव गुड्स आपने बेचने नहीं चाहिए, और गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस आपने करनी नहीं चाहिए, जैसे मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर, यानी आपका ही प्रोडक्ट सिर्फ आप वहाँ पे चला रहे हो मार्केट में, बाकी कोई प्रोडक्ट को आने ही नहीं दे रहे हो। इस तरह की प्रैक्टिसेस को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहा जाता है। अगला है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल। ये एक्ट कहीं ना कहीं कंज्यूमर की जो भी शिकायतें हैं उसको रिड्रेसल के लिए कमीशन बना के दिया है, उसको सॉल्व करने के लिए कमीशन बना के देता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे कंज्यूमर जो होते हैं कंप्लेंट फाइल करते हैं अबाउट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, डिफेक्टिव गुड्स, या फिर हम कहेंगे डेफिशिएंट सर्विसेज, जो आपको सर्विसेज अच्छे से नहीं मिल रही उन सब के लिए। तो ये इस तरह से चीज़ें हैं जो कि करंट अफेयर में रही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था इसका सोर्स था लिव मिंट। अब अगला करंट अफेयर देखते हैं जो है जोग्राफिकल इंडिकेशन के टैग को लेके, जिसको जीआई टैग भी कहा जाता है। और इसका जो करंट अफेयर से के सिलेबस से इससे क्वेश्चन आएगा, तो रीजा जो है इसको, ये एक ट्रेडिशनल ट्राइबल अटायर है त्रिपुरा का, इसको एक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। बैकग्राउंड में अगर देखा जीआई टैग क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो रीजा जो है होता है हैंड वोवन क्लॉथ होता है, इसको कहीं ना कहीं हाथ से बनाया जाता है, और ये कहीं ना कहीं लड़कियों का अपर गारमेंट करके यूज़ होता है। तो इसी के अलावा ये हेड गियर करके भी पहनते, यानी इसको सिर पे भी पहनते, या फिर स्टोल की तरह भी यूज़ किया जाता है, या फिर हम कहेंगे एक प्रेजेंट होता है टू एक्सप्रेस रेस्पेक्ट दिखाने के लिए इसको किसी को दिया भी जाता है। तो ये जो फैब्रिक है ये वोवन होता है, हाथ से बनाया होता है, और कलरफुल डिज़ाइंस इसमें देखने मिलती है, और काफ़ी सिग्निफिकेंट सोशल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस इसका है। अब ये जीआई टैग क्या होता है जो इसको मिला है वो बता दूँ। जीआई टैग जो होता है ये एक डिस्टिंक्टिव साइन है कि प्रोडक्ट को यूज़ करने को लेके, यानी ये कहा जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को जो नाम दिया है रीज़ा है, तो रीज़ा आया कहाँ से है, तो वो कहाँ से आएगा, तो त्रिपुरा से ही आएगा, वो त्रिपुरा में ही बन सकता है। तो यही होता है कि उसमें क्वालिटीज़ और रेपुटेशन होता है एसेंशियली उसके ओरिजिन के कारण, यानी त्रिपुरा जाना जाएगा जैसे रीज़ा के लिए। ये सब चीज़ें, जैसे कांजीवरम की साड़ी कांजीवरम में ही बनेगी उसी तरह से होता है। तो ये कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन होता है उस स्टेट का, दूसरे स्टेट इसको बना के उस नाम से नहीं बेच सकते जिस नाम से त्रिपुरा उसे बेच रहा है। तो यूनिक आइडेंटिटी और वैल्यू होती है उस प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी। तो सिग्निफिकेंस क्या है जीआई टैग मिलने पे, ये भी हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं इसके महत्व क्या है। तो सबसे पहले ऑथेंटिसिटी, जीआई टैग आपको ये बताता है कि ये जो प्रोडक्ट का नेम है वो असली वाला ही प्रोडक्ट है। दूसरा है प्रिजर्विंग ट्रेडिशन, क्योंकि वो ट्रेडिशन बने हुए हैं, वो जो स्टेट से आया है उनको, उनके पास उसकी मेथड्स है कि उसको बनाया कैसे जाता है, तो उसी को यहाँ पे जीआई टैग देके उसको उसी तरह से रखा जाएगा। उसके अलावा लोकल आर्टिशंस को भी प्रमोट किया जाएगा, यानी जो लोग इसको बना रहे इतने साल से, जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इस पे कहीं ना कहीं अपने आप को एक पहचान दिखाने का मौका मिल जाता है, और कहीं ना कहीं उनको भी कोई थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। गवर्नेंस की बात करें तो जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है गुड्स के, उसको जो हम कहेंगे कि एक्ट गवर्न करता है वो रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 का। एज अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, ये जो जीआई टैग है ये मेंबर है डब्ल्यूटीओ का। इंडिया इम्प्लीमेंटेड दिस एक्ट टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन अंडर एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स में इंडिया ने जो साइन किया था उसको चलाने के लिए इंडिया ने जीआई टैग की चीज़ें लाई हुई है। और जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो होती है वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के तहत की जाती है, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चलते। तो हम कहेंगे दार्जिलिंग टी जो होती है उसको जैसे एक डिस्टिंक्शन मिला है कि फर्स्ट प्रोडक्ट है इंडिया में जिसको हम कहेंगे जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला था। यानी टी तो कोई भी नाम देख सकता है, अगर आप दार्जिलिंग टी कहोगे तो आपको वो चाय दार्जिलिंग से ही लानी पड़ेगी, तभी उसको दार्जिलिंग टी कहा जाएगा। इस तरह से जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस मिलते हैं। तो ये जीआई टैग वाला जो है ये करंट अफेयर में बिजनेस स्टैंडर्ड में मिला। अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है कार्बन कैप्चर और स्टोरेज को लेकर। इसका सिलेबस जाता है एनवायरमेंट में। आपको ये बता दूं कि जर्मनी जो होता है, जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर है टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करता है जर्मनी, बहुत पोल्यूशन करता है। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम परमिट करेंगे इंडस्ट्रीज़ को टू कैप्चर देयर कार्बन एमिशन एंड स्टोर डेम अंडरग्राउंड एट ऑफशोर साइट्स। तो वो इंडस्ट्रीज़ को बोलने वाला है कि आप आपके जो भी कार्बन एमिशंस है, यानी इंडस्ट्री में से जो भी धुएं के चलते बाहर निकल रहे कार्बन एमिशंस, उसको आप कहीं ना कहीं
कैप्चर कर ले और इसको स्टोर कर ले ऑफशोर साइट्स पे ले जाके। तो ये चीज़ें कही है। तो जर्मनी का जो एम है टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2045, जर्मनी चाह रहा है कि 2045 तक वो भी कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा, यानी वो भी एमिशन कम करेगा। बट काफ़ी सारे चैलेंजेस है उसके सामने, क्योंकि सीमेंट प्रोडक्शन काफ़ी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कार्बन कैप्चर की अगर बात करें, स्टोरेज की बात करें, यही एक टेम्पररी सॉल्यूशन उनको दिख रहा है। तो इसको कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज कहा जाता है। तो ये कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज है क्या, ये अब हम सबसे पहले देख लेते हैं। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज जो होता है, ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट करने का सबसे बड़ा हथियार है, ये आप कह सकते हो। क्योंकि देखिए कि क्या है कि जितना ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैसेस के में आपको बता दूं कि कैपेसिटी होती है कि वो हीट को ट्रैप कर सकते हैं अपने अंदर। जैसे कि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, ये ट्रैप करके रखेगी हीट को, और इस कारण हमारा जो क्लाइमेट होगा ये गर्म होने लगेगा। तो ये ज़्यादा बढ़ जाने से अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि क्लाइमेट हमारा गर्म होने लगेगा और क्लाइमेट चेंज आपको देखने मिलेगी। तो कार्बन कैप्चर और स्टोरेज अगर हम करते हैं, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैप्चर कर लेंगे इंडस्ट्रियल प्रोसेस और पावर प्लांट से। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल जैसा होता है वैसा नहीं। रिमूवल में क्या होता है कि CO2 को रिमूव कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर से, बट CCS जो होता है ये प्रिवेंट करता है कि वो हवा में निकले ही नहीं, उसको पहले ही कैप्चर कर दिया जाए। जो भी धुआं निकल रहा है उसको पहले ही आपको कैप्चर कर लेना, उसको एनवायरमेंट में आने ही नहीं देना है, ताकि हमें रिमूव ही ना करना पड़े। तो गोल यही होता है कि कहीं ना कहीं CO2 का जो एमिशन होता है उसको पहले ही आप कैप्चर करके उसको कहीं दूसरे जगह स्टोर कर ले, उसको हवा में आने ही ना दे। ऐसे से आपकी ग्लोबल वार्मिंग रुक सकती है। मैंने बताया ग्रीन हाउस गैसेस हीट ट्रैप करेंगे, हीट ट्रैप करने के कारण हमारा जो एटमॉस्फेयर होगा वो गर्म होगा, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाएगा, और इसी कारण क्लाइमेट चेंज भी आएगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं आपको बता दो। CCS के अगर बेनिफिट्स की हम बात करें, तो सबसे पहले तो आपको जो भी रहेगा, यानी हम कहेंगे कि CCS कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेगा, एमिशंस को जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकल रहे, पावर प्लांट से निकल रहे, और इस कारण वो एटमॉस्फेयर में नहीं आएंगे। सबसे पहला तो फायदा यही है कि वो एटमॉस्फेयर में नहीं आ रहा है। CO2 को अंडरग्राउंड स्टोर कर दिया जाएगा, और CCS जो होता है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर देगा। अब इसको कहीं ना कहीं कैप्चर करके हमने अंडरग्राउंड क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। उसके अलावा प्रिजर्व फॉसिल फ्यूल यूज, CCS जो होता है अलाउज अस टू कंटिन्यू यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, है ना। तो हम फॉसिल फ्यूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोयला और ये सब का भी यूज़ कर सकते हैं, और एनवायरनमेंट पे उसका इम्पैक्ट भी कम कर सकते हैं, क्योंकि कोयले से जो धुआं निकल रहा है उसको हम कैप्चर करके स्टोर कर रहे हैं। इस कारण हम कहेंगे कि हम कहीं ना कहीं क्लीनर एनर्जी सोर्सेस की जगह इसको दे सकते हैं, क्योंकि क्लीनर एनर्जी हमारे पास हर बार अवेलेबल नहीं रहेगी ना कभी कोयला तो हमें यूज़ करना पड़ सकता है। तो ये एक ऑप्शन उनको मिल रहा है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में अगर बात करें, तो CCS जो होता है कैन बी अप्लाइड टू सेक्टर्स लाइक सीमेंट प्रोडक्शन वाले जो भी कंपनीज है, इंडस्ट्रीज, उसमें इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज से कर सकते हैं। ये जो भी सेक्टर्स होते हैं यहाँ पे CO2 काफ़ी सारा निकल जाता है, और इस कारण कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्रीज़ के भी पोल्यूशन से हम बच सकते हैं। उसके अलावा हम कार्बन सिंक बना सकते हैं, यानी कार्बन जो होगा उसको कहीं ना कहीं हम कैप्चर करके रखेंगे, उसको हवा में नहीं आने देंगे। तो अंडरग्राउंड स्टोरेज साइट्स जो होती है वो कार्बन सिंक बन जाएगा, यानी परमानेंटली वहाँ CO2 जो होता है वो एटमॉस्फेयर से बाहर रह के वहाँ कहीं ना कहीं स्टोर किया जाएगा, और प्रॉपरली मैनेज साइट्स होगी जो कि काफ़ी सदियों से जो एमिशन हो रहा है उसको अच्छे से मैनेज भी कर लेगी। अगला है ट्रांजिशनिंग टू क्लीनर एनर्जी। क्लीन एनर्जी में जाने के पहले कहीं ना कहीं आपको एक ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी मिल रही है, क्योंकि आप डायरेक्टली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे शिफ्ट नहीं हो पा रहे हो, तो उसके लिए टाइम लग रहा है टेक्नोलॉजीज और ये सब लाने के लिए, या फिर आपके पास उतने पैसे आने के लिए। तो कहीं ना कहीं CCS आपको प्रोवाइड कर रहा है कि भाई ये लो टेम्प्रेरी सोल्यूशन, आपको यहाँ पे कार्बन को कैप्चर करना और स्टोर करना और अपने आप को बचाना है। तो ऐसा ये CCS रहा है, जिसका सोर्स रहा है इकोनॉमिक टाइम्स। तो ये रहे आज के करंट अफेयर। अब बारी है प्रैक्टिस MCQs को सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला है रेफरेंस टू अ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज CCS, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। CCS captures carbon dioxide emissions from industrial process and preventing them from entering atmosphere. Second is CCS allows to continue using fossil fuels while minimizing their environmental impact. Third, CCS can be applied to sectors like cement production, steel manufacturing and chemical industries. How many of the above given options are not correct? Only one, only two, all three या फिर none? आपको अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द पेयर को लेके। एक कॉलम में आपको
दिया है प्रोडक्ट जो जीआई टैग और दूसरे जगह दिए हैं स्टेट्स। फर्स्ट प्रोडक्ट है लांजिया सौरा पेंटिंग, दूसरा है रीसा, चौथा है आमरोहा ढोलक, और यहाँ स्टेट दिए हैं पहले के जम्मू कश्मीर, दूसरे का त्रिपुरा और तीसरे का यूपी। कितने पेयर्स करेक्टली मैच है आपको बताने, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। उसके बाद के तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट 1 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन enacted in India to safeguard the rights and interest of consumers. Statement 2 है the act establishes Central Consumer Protection Authority to address improper trade practices, misleading advertisement and violation of consumer rights. Which one of the following is correct in respect of the above statements? First, both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Both statement 1 and 2 are correct. Statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. इसके सही ऑप्शन जो रहेगा उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो अब बारी है 5 मार्च के आंसर्स जानने की। तो फर्स्ट का क्वेश्चन जो है उसका आंसर है बी, सेकंड का है सी और थर्ड का है डी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पे, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहाँ भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।